नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अकबर की भू राजस्व व्यवस्था जो आईने दहसाला प्रणाली के नाम से जानी जाती है उसको मुख्य रूप से देखने वाले हैं। इस पद्धति को टोडरमल पद्धति भी कहते हैं क्योंकि इसको अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने लागू किया था। क्योंकि इसे टोडरमल द्वारा शेरशाह सूरी की भू राजस्व पद्धति में सुधार करते हुए लागू किया गया था, तो इसे रैयत बाड़ी पद्धति भी कहते हैं। क्योंकि शेरशाह की पद्धति जो शेरशाह ने पहली बार इस पद्धति को लागू किया था, उसी पद्धति का मॉडिफाइड वर्जन भी इसे कहते हैं। तो टोडरमल ने प्रायोगिक तौर पर गुजरात का गवर्नर रहते हुए हम देखते हैं कि जब वह गुजरात को जीतता है तो 2-3 घटनाएं पहली बार घटित होती है कि पुर्तगालियों से अकबर की भेंट होती है। अकबर वर्ष में 2 बार कारतेज का मतलब होता है कि एक अनुमति, एक प्रकार से आप समुद्र में यात्रा कर रहे हैं तो आपको पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ेगी और ये अनुमति टैक्स के रूप में होती थी। और जो भारतीय और अरबी जहाज होते थे उन्हें कारतेज लेना पड़ता था। तो उपहार स्वरूप अकबर के सम्मान में वो 2 कारतेज मुफ्त देते हैं 1 साल में। और दूसरी बात, अकबर पहली बार यहाँ पर समुद्र देखता है और एक महत्वपूर्ण घटना ये घटित होती है कि जब गुजरात विजय कर लेते हैं तो गुजरात का गवर्नर टोडरमल को बनाया जाता है। टोडरमल गुजरात का गवर्नर रहते हुए इसी क्षेत्र में सफल प्रयास करता है एक व्यवस्था लागू करने का, और शेरशाह सूरी की जो भू राजस्व प्रणाली रहती है उसी को वह उसी में कई सारे सुधार करता है और उसको लागू करता है। जब यह प्रणाली सफल हो जाती है तो 1580 ईस्वी में मुगल राज्य के बड़े भाग, अब यहाँ पर पूरी तरह से पूरे मुगल राज्य में लागू नहीं होती है, कहाँ कहाँ लागू होती है, मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद और अवध के प्रांतों में यहाँ लागू होती है। इसे लागू करने का उद्देश्य था कि राज्य की आय बढ़े, उत्पादन में वृद्धि हो और किसानों की सुरक्षा हो। अब यहाँ पर देखना है कि ये किसानों की सुरक्षा की बात यहाँ पर कर रहा है कौन? अकबर। यह पद्धति शेरशाह की भू राजस्व प्रणाली यानी कि रैयत बाड़ी प्रणाली जिसको कहते थे शेरशाह के टाइम पर, उसका परिष्कृत रूप थी। तो रैयत बाड़ी प्रथा को सबसे पहले लागू किसने किया? तो यहाँ हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी लागू करता है और इसी को मॉडिफाइड रूप में हम कहते हैं आईने दहसाला, जो कि टोडरमल यहाँ पर लागू कर रहा है, गुजरात में प्रयोग कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है गुजरात में और वहाँ पर जब वह सफल हो जाता है तो बहुत सारे क्षेत्रों में यह लागू होती है। इस पद्धति में भूमि मापने के लिए जरीब के स्थान पर लोहे के छल्ले लगे छड़ी का उपयोग किया था। अब देखना, शेरशाह के टाइम पर हमने याद किया था कि जरीब जो नापने की इकाई थी या रस्सी थी, उसको नापने वाले जो अधिकारी होते थे, भूमि मापने वाले अधिकारी, उनको वेतन देने के लिए कौन सा टैक्स वसूला जाता था? तो जरीबाना नामक टैक्स वसूला जाता था। तो यहाँ पर ये जरीब, इसमें क्या होता था कि जो रस्सी होती थी, जैसे आप देखते हैं जो रस्सी होती है, खासतौर पर जो नारियल की पूंछ की रस्सी होती है, उसको अगर आप पानी में डोब दो, फुला दो, तो काफ़ी और ज़्यादा वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो इसमें क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा इसमें भ्रष्टाचार होने के चांस होते थे, भ्रष्टाचार होते थे। तो ये क्या करता है कि लोहे के छल्ले वाले मानक छड़ी का ये इस्तेमाल करते हैं और इससे क्या होता है कि लोहे की लंबाई कम ज़्यादा हो नहीं सकती, तो इससे निष्पक्ष जांच यहाँ पर होती थी। तो भूमि मापने हेतु ये इलाही गज का ये प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो होता है 33 इंच और 41 अंगुल का। अब भूमि मापने की सबसे छोटी इकाई बीघा व बड़ी इकाई होती है परगना, और यह व्यवस्था हम किसके काल से देख रहे हैं? शेरशाह सूरी के काल से। शेरशाह सूरी भी कुछ ऐसा ही इस्तेमाल करता है। इस व्यवस्था में भूमि की पैमाइश कर वसूली की जाती है। मतलब पहले भूमि को परखा जाता है कि भाई कितनी भूमि है, इसकी पैदावार कैसी हो रही है, कितना उत्पादन होता है। उसके बाद एक औसत कर प्रणाली यहाँ पर लागू की जाती थी। कर वसूली की दर सामान्यतः उत्पादन का 1/3 होता था। मतलब आपने 100 बोरे अनाज का उत्पादन किया है तो 30 बोरे आपको किसको देना पड़ेगा? अकबर को देना पड़ेगा। इस व्यवस्था में राजस्व वसूली नगद की जाती थी। राजस्व जो वसूला जाता था वह नगद वसूला जाता था, ना कि वस्तुओं के रूप में। भू राजस्व की वसूली स्थानीय जमींदारों की सहायता से राज्य के कर्मचारी करते थे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि पूरी तरह से ये जमींदारों पर डिपेंड नहीं है।
अब ये ठीक वैसे ही कर रहा है जैसे हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि जो अमीर वर्ग होते हैं और जो प्रमुख जागीरदार रहते हैं, खोत मुकद्दम चौधरी जो वगैरह रहते हैं गांव के प्रमुख, उनको कहता है कि भाई अब टैक्स वसूलने का काम तुम्हारा नहीं है, राज्य के कर्मचारी टैक्स वसूलेंगे, बस तुमको उनका साथ देना है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर अकबर भी कर रहा है कि भाई जो जमींदार वर्ग है वो यहाँ पर अधिकारियों की सहायता करेगा और अधिकारी जमींदार की सहायता से यहाँ पर टैक्स वसूलेंगे। पूरी तरह से ये जमींदार पर निर्भर नहीं है। यही कारण है कि अकबर की व्यवस्था मध्यकाल की सबसे अच्छी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। अब देखो, इस प्रणाली में उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। उच्च या उत्तम भूमि, जहाँ पर बहुत अच्छा उत्पादन होता हो, मध्यम भूमि जहाँ पर सामान्य उत्पादन हो, और निम्न भूमि जहाँ पर लगाया है, जहाँ पर उच्च भूमियों में उत्पादन हो रहा है 100 बोरे, तो यहाँ पर उत्पादन हो रहा है 30-35 बोरे। तो इस तरह से ये उच्च भूमि, निम्न भूमि, ये इन्होंने माप के आधार पर और अलग अलग जो भूमि का विभाजन इन्होंने किया था और इसके आधार पर कर ये वसूलते थे। इस प्रणाली में फसलों की बारंबारता के आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। उच्च या पोलाज भूमि, उच्च भूमि को क्या कहते थे? पोलाज भूमि। पोलाज भूमि वो थी जहाँ पर वर्ष में एक से अधिक बार फसल ली जा सकती थी। जैसे आज के समय पर हम देखते हैं, आज आपने देखा, आप जो किसान जिनके पास में खेत होते हैं, खेतों में कुएं वगैरह होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, वो क्या करते हैं, साल में 2-3 फसलें ले लेते हैं। लेकिन जो किसान जिनके पास में बहुत ही पथरीली ज़मीन है और केवल बारिश पर निर्भर है, तो वो आज भी सिर्फ एक ही फसल बोते हैं, मक्के की, या फिर जो भी बारिश के समय पर उनके क्षेत्र में बोई जाती है वो फसल बोते हैं और फिर उसी से साल भर उनका गुजारा चलता है। तो इसी तरह उच्च भूमि को कहते थे ये पोलाज भूमि, और ऐसी भूमि जहाँ पर एक से अधिक बार फसल बोई जाए। अगर नहरों का यहाँ पर प्रयास हो रहा है तो वो नहरों या कुओं के माध्यम से ज़्यादा फसल यहाँ पर लगा सकता है। और मध्यम भूमि जिसको कहते थे पलती, ऐसी भूमि जिसमें 4-5 साल फसल लेने के बाद उसे 1 साल के लिए खाली छोड़ा जाता था, क्योंकि उसकी उर्वरकता कम हो जाती थी, क्योंकि यह निम्न क्वालिटी की यहाँ पर मिट्टी होती थी और उस समय पर उतने रासायनिक कीटनाशक तो थे नहीं कि, और ना ही मिट्टी परीक्षण जैसा कुछ था कि पता लगाया जा सके कि फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सल्फर चाहिए, क्या चाहिए जो हम इस मिट्टी को दे सकें और यह उर्वर हो जाए। इसलिए 4-5 साल ऐसा होता था कि पहले साल में 150 बोरे उत्पादन हुए, फिर 130, फिर 120 और फिर 80 बोरे में आ गए। तो इस तरह से 4-5 साल उत्पादन ये करते थे और फिर उस भूमि को 1 साल के लिए किसान खाली छोड़ देता था, ताकि फिर से उसको मिट्टी को अपने रिकवरी करने का उसको टाइम मिल जाए। और निम्न भूमि थी चाचर भूमि, और यहाँ ऐसा था कि हम पलती भूमि में देख रहे थे कि 3-4 साल लगातार फसल लगा रहे हैं, उसके बाद 1 साल के लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन चाचर भूमि में ऐसा था कि 3-4 साल के बाद में वहाँ फसल लगाते थे। अभी फसल लगा दिए, अब 2-3 साल उस भूमि को छोड़ देंगे, फिर वहाँ पर फसल लगाएंगे, फिर 2-3 साल उसको बंजर छोड़ देंगे, ताकि वह अपनी उर्वरकता वापस प्राप्त कर सके और मिट्टी फिर से मजबूत हो सके। तो ये पोलाज, पलती और ये चाचर जो विभाजन है इसको ध्यान रखना। और लास्ट में आती है बंजर भूमि। बंजर भूमि जहाँ पर 5 या अधिक वर्ष फसल ना हो, मतलब ये तो और गई बीती वाली भूमि है, गलती से एक आध बार फसल हो गई, फिर उसके बाद में लगा रहे हैं अनाज लेकिन उग ही नहीं रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है कि 1 क्विंटल वहाँ पर, थोड़ा कम लेते हैं, 15 किलो वहाँ पर गेहूँ फेंका गया है और हो रहा है कितना, 30 किलो गेहूँ तो ये भी कोई होने वाली बात है, मतलब कि जहाँ पर 20-25 बोरे वहाँ पर उत्पादन होना था, वहाँ पर उत्पादन हो रहा है आधा बोरा। तो इसलिए ये भूमि में क्या होता था कि 4-5 साल में एक बार फसल लगाते थे, और इसके ऊपर वाली चाचर भूमि, वहाँ पर 3-4 साल में एक बार फसल लगाते थे। उससे ऊपर पलती भूमि, वहाँ पर हर साल भूमि लगाते थे, फसल लगाते थे, लेकिन 4-5 साल में एक बार उसको 1 साल के लिए खाली छोड़ देते थे। और पोलाज भूमि सबसे अच्छी भूमि थी, जहाँ पर हर साल फसल होती थी और कोई गैप नहीं था, साथ ही 1 साल में 2 से ज़्यादा फसल ये लगा लेते थे, 1 से ज़्यादा फसल ये लगा लेते थे। तो ये विभाजन है, इसको ध्यान रखना। पोलाज, पलती, चाचर, बंजर। बंजर, चाचर, पलती, पोलाज। बंजर सबसे निम्न है,
फिर चाचर बंजर तो बंजर ही है, मतलब बहुत ही निम्न, अति निम्न कैटेगरी में। चाचर निम्न है, पलती थोड़ी मीडियम है, और पोलाज बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है। ये आपको पूछा जा सकता है कि बताओ किस तरह की ये मिट्टी है और किस तरह का ये विभाजन है। ये सही जोड़ी के रूप में अक्सर नेट के एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। लगान के निर्धारण के समय बंजर भूमि को शामिल नहीं किया जाता था, यानी कि बंजर भूमि में कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ता था, क्योंकि 4-5 साल में भाई एक बार गलती से कुछ हो गया तो आपके उस पर भी टैक्स वसूलेंगे, इसलिए यहाँ पर बंजर भूमि में टैक्स नहीं वसूलते थे। और ये जो विभाजन हम देख रहे हैं पोलाज, पलती, चाचर, बंजर वाला, इस विभाजन को दस्तूर उल अमल कहा गया है। दस्तूर उल अमल कहा गया है किसको? ये जो पोलाज, चाचर और जो ये बंजर भूमि है, इसके विभाजन को क्या कहा गया है? इस विभाजन को कहा गया है यहाँ पर दस्तूर उल अमल। किसके? पोलाज, पलती, चाचर, बंजर। तो इसको ध्यान रखना, पोलाज सबसे अच्छी, फिर उसके नीचे क्या है? फिर उसके नीचे है चाचर, फिर उसके नीचे पोलाज के नीचे है पलती, फिर है चाचर और फिर है बंजर। मैं खुद भूल जा रहा हूँ तो आपको क्या याद होगा भैया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पोलाज, पलती, चाचर, बंजर। पोलाज, पलती, चाचर, बंजर। सबसे नीचे है बंजर, फिर उसके नीचे है पोलाज, फिर उसके नीचे है पलती और फिर उसके ऊपर है चाचर। तो जैसा मैं आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, जैसा मेरी यहाँ पर हो रहा है मेरा दिमाग, उसी तरह आपका भी होगा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ें याद है, आपको भी याद होंगी। पोलाज, पलती, चाचर, बंजर। सबसे नीचे बंजर, फिर चाचर, फिर पलती, फिर पोलाज। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि जिस तरह से मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता हूँ, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बार बार रिवीजन करके आप किसी भी चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। लगान निर्धारण के लिए भूमि की उत्पादकता बारंबारता के आधार पर भूमि को 9 भागों में बांटा गया और इसके अनुसार निर्धारण हुआ। भूमि का वर्गीकरण को दस्तूर उल अमल कहा गया। दस्तूर उल अमल हमने अभी देखा कि पोलाज, पलती, चाचर, बंजर किस तरह से ये विभाजन कर रहे हैं। अब देखो, इस प्रणाली में भी किसानों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पट्टा या कबूलियत लिखवाई गई। अनाजों की दर तालिका यानी कि रय का निर्माण करवाया गया। और पहली बार ये पट्टा, कबूलियत या रय जैसी सुविधा कौन दे रहा है? तो दे रहा है शेरशाह सूरी। यही कारण है कि अकबर को शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी जो व्यवस्थाएं शुरू करता है, काफ़ी बदलावों के साथ अकबर भी उन्हीं व्यवस्थाओं को अपनाता है। जैसे हम संविधान में देखते हैं तो जो भारतीय संविधान है वो काफ़ी हद तक 1929 के आसपास जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1927 या 29 में, मुझे डेट कंफर्म नहीं है, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इनसे बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं कहाँ? भारतीय संविधान में। उसी तरह से शेरशाह सूरी के बहुत सारे सुधार कौन ले रहा है? अकबर ले रहा है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में। अब देखिए, दहसाला पद्धति भी यहाँ पर अकबर करता है। यहाँ पर नामकरण और बदलाव, ये यहाँ पर देखिए, इस प्रणाली में उस क्षेत्र में हुए पिछले 10 सालों के उत्पादन का औसत लिया जाता था तथा उसे आधार बनाकर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था, इसलिए इसे दहसाला या 10 साल पद्धति भी इसे कहा गया है। तो यहाँ पर देखो, एक 10 साल के लिए पद्धति तो आगे चलकर कार्नवालिस भी लागू करेगा, लेकिन उसकी पद्धति और इसकी पद्धति में अंतर ये रहता है कि कार्नवालिस जो रहता है वो 10 साल का टाइम देता है ज़मींदारों को टैक्स वसूलने के लिए, और अकबर 10 साल का टाइम दे रहा है किसानों को उत्पादन करने के लिए। तो यहाँ पर 10 साल तक, एग्जाम्पल के लिए मान लो एक किसान है या एक राज्य है, एक गाँव है, और उस गाँव में 200 क्विंटल अनाज हुआ, फिर अगले साल 300 क्विंटल, फिर 150 क्विंटल, फिर 200, फिर 230, इस तरह से 200 और 300 के बीच में अनाज उत्पादन वहाँ पर होता रहा। 200-300 क्विंटल के बीच में उत्पादन वहाँ पर होता रहा। तो इन सब का एवरेज निकाला जाएगा और वो देखेगा कि 200 एवरेज आ रहा है या 180 एवरेज आ रहा है या 220 एवरेज आ रहा है, तो भैया इतना परसेंट आपको टैक्स देना है। एक किसान मान लो एवरेज उसका निकल रहा है कि वह 100 बोरे अनाज उत्पादित कर रहा है हर साल, एवरेज उसका 100 निकल रहा है,
तो उसको भैया 30 बोरे उसको 10 साल मतलब आगे उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 10 साला व्यवस्था या 10 साला व्यवस्था इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि पिछले 10 वर्षों के आधार पर ये क्या करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं, एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज के आधार पर टैक्स वसूलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर 10 साला व्यवस्था थी। इस प्रणाली में अनाजों को नकद में बदलने के लिए क्षेत्रों को अलग अलग दस्तूरों में बांटा गया था और इन दस्तूरों में संबंधित फसल के पिछले 10 वर्षों के मूल्यों का औसत निर्धारित कर उसे फसल का नकद हस्तांतरण का आधार बनाया गया। तो न केवल टैक्स वसूलने के लिए 10 वर्ष का उत्पादन देख रहे हैं, बल्कि जो फसल की कीमत देखने के लिए भी ये एवरेज देख रहे हैं कि पहले हम कितना देते थे और अब हमको कितना देना है। तो यहाँ पर इसे ही आइन ए दहसाला व्यवस्था कहा गया और हल्दी, नीम, पोस्त और पान की फसलों पर यह लागू नहीं होती थी। तो आइन ए दहसाला व्यवस्था जिसको शुरू कौन कर रहा है, गुजरात के समय पर इसका प्रयोग कर रहा है टोडरमल, और उसके बाद मुगल साम्राज्य के बड़े क्षेत्रों में ये लागू हो रहा है और यह व्यवस्था शेर शाह सूरी की जो रैयतबाड़ी व्यवस्था है उससे प्रभावित है। और हल्दी की खेती, नील की खेती, पोस्त और पान की खेती में यह व्यवस्था लागू नहीं थी। अब देखिए, भू राजस्व वसूली के अनुसार कुछ अन्य कर भी वसूले जाते थे। जरीवाना, जरीवाना पैमाइश, यहाँ पर देखो जरीवाना और मुहासिला जैसे बहुत सारे कर शेरशाह सूरी वाले ही आपको मिल रहे हैं। जरीवाना कौन सा, पैमाइश वाला कर है। जो अधिकारी पैमाइश कर रहे हैं, भूमि को नाप जोप कर रहे हैं, पट्टे वगैरह, कबूलियत वगैरह जारी कर रहे हैं, तो उनको तनख्वाह देने के लिए जो कर वसूला जा रहा है वो है जरीवाना। मुहासिलाना भी एक कर है जो राजस्व अधिकारियों को वेतन देने के लिए यह वसूला जा रहा है। दहसेरी या 10 सेर अकाल राहत के रूप में 10 सेर यानी कि दहसेरी 10 सेर गेहूं या अनाज किसानों से वसूला जा रहा है और उसको राजकोष में जमा किया जा रहा है ताकि अगर कभी अचानक अकाल पड़ रहा है तो उस अकाल में इस अनाज का इस्तेमाल किया जा सके। इससे किसानों से प्रति बीघा 10 सेर अनाज अतिरिक्त वसूला जाता था, यानी कि अगर किसी के पास में 10 बीघा है तो उससे 100 सेर अनाज यहाँ पर वसूला जाएगा। अब इसके बाद में देखिए कि अकबर की जो राजपूत नीति थी वह किस तरह से थी। तो यहाँ पर हम अकबर की धार्मिक नीति आगे पढ़ेंगे और उसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम राजपूत नीति की बात करें तो अकबर पहली बार कोई मुस्लिम शासक राजपूतों के विद्रोह को शांत कर पाया और उनके साथ में मित्रता स्थापित कर पाया। लेकिन नहीं तो आप देख लो, आप कुतुबुद्दीन ऐबक से देख लो, अलाउद्दीन खिलजी को देख लो, बलबन हो या फिर कोई भी शासक हो, बाबर खुद अपने बहुत सारी युद्ध, राणा सांगा के खिलाफ वहाँ खानवा का युद्ध लड़ रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे युद्ध हुए राजपूतों के खिलाफ और राजपूत चूंकि दिल्ली के काफ़ी करीब थे तो राजपूत यहाँ पर विरोध करते ही थे, क्योंकि दिल्ली से राजस्थान क्षेत्र आपको मैप में देखोगे तो बहुत पास मिलेगा, तो इनको ही इनके आक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता था। इसलिए राजपूत वर्ग जो रहता था वह इनका प्रतिरोध करता था। और ऊपर से राजस्थान क्षेत्र बॉर्डर क्षेत्र भी है, तो बाहरी आक्रमण के कारण इनकी जो प्रवृत्ति बन गई थी वह युद्ध की प्रवृत्ति इनकी बन गई थी। और दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली क्षेत्र में अधिकार करने वाला कोई भी शासक पहला प्रयास करता था कि वो राजस्थान क्षेत्र में आक्रमण करे, क्योंकि उनकी सीमा लगी हुई है हरियाणा क्षेत्र से और दिल्ली बहुत करीब है। इसलिए अगर राजपूतों को आप कंट्रोल करते हैं तो आपको एक क्षेत्र मिल जाएगा और आप विद्रोह को शांत कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादातर शासक अपने शुरुआती अभियान राजस्थान क्षेत्र में ही राजपूतों के खिलाफ चलाते थे। लेकिन यहाँ पर अकबर जो रहता है वह उन सभी मुस्लिम शासकों के विरुद्ध जाकर एक नई पॉलिसी लाता है। वह कहता है कि हम युद्ध करने के बजाय अगर मित्रता स्थापित करेंगे। देखो, युद्ध अगर आप करोगे तो हो सकता है कि 10 साल 20 साल शांति रहे, लेकिन अगर आप मित्रता स्थापित करोगे, आप रिश्तेदारी स्थापित करोगे, तो वह एक पूरी परंपरा बन जाएगी और वह पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्तेदारी बढ़ते जाएगी और इससे हम विद्रोह को या फिर अशांति को समाप्त कर सकते हैं। अकबर ने राजपूतों के प्रति उदार और मित्रतापूर्ण नीति अपनाई। उसने पराजित हुए शासक स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार किए और राजपूत शासकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार उसने किया और उन्हें दरबार में उच्च पद दिया। उन्हें उनका मूल क्षेत्र
वापस प्रदान किया, जिसे वतन जागीर कहते थे, और उन राजाओं ने अकबर के अधीन अपने राज्यों में वापस शासन किया। धार्मिक क्षेत्र में उनके अनेक अधिकारों को उसने मान्यता दी। अकबर ने राजपूतों की वफादारी व उनके सहयोग प्राप्त करने के लिए उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। और हम देखते हैं कि पहली बार यहाँ पर अकबर आमेर की राजकुमारी जोधा या हरकाबाई से विवाह करता है। अब देखो, अकबर इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहला, अकबर धार्मिक दृष्टि से अपने पूर्व के मुस्लिम शासकों की तुलना में काफ़ी उदार था। अकबर के विषय में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि अकबर जो छत्रसाल है, छत्रसाल जो राजपूत शासक है, उसके दरबार में वह रह रहे हैं। उसके पिता जब दिल्ली पर उनका अधिकार छूट जा रहा है बिलग्राम के युद्ध के बाद में, तो वह उसके पास में शरण ले रहा है। तो एक हिंदू घराने में उसका जन्म हुआ, एक हिंदू शासक के यहाँ उसका जन्म हुआ, तो हिंदू संस्कारों, हिंदू कल्चर का भी प्रभाव उसके अंदर रहा, उदारता उसके अंदर आई। साथ ही साथ उसकी जो माँ थी हामिदा बानो बेगम, वह उदार प्रवृत्ति की थी, सिया संप्रदाय से वह आती थी, उन्होंने उसकी परवरिश की। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परिवार से ही परवरिश निकलकर आगे बढ़ती है। और जैसे हम शिवाजी महाराज को भी देख लें तो यहाँ पर जीजाबाई, उनकी जो माँ हैं या फिर जो उनके गुरु हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान है। इसी तरह अकबर के जो गुरु अब्दुल लतीफ़ यहाँ पर नियुक्त होते हैं बैरम खां के द्वारा, वह भी काफ़ी उदार रहते हैं। बैरम खां खुद सिया संप्रदाय का होता है, तो इसके चलते काफ़ी उदार वातावरण उसके आसपास है। इसके बाद जब उसके पिता हुमायूं ईरान जाते हैं, वहाँ के सिया शासक सफ़वी वंश के शासक से शरण लेते हैं, उसकी मदद से वापस दिल्ली पर अधिकार करते हैं, तो उस दौरान भी अकबर के जो आसपास माहौल है वह एक लिबरल मुस्लिम सोसाइटी का माहौल है और बहुत ही उदार व्यवहार करने वाले लोग हैं। तो इससे अकबर के व्यक्तित्व में भी उदारता हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अकबर एक कुटिल व्यक्ति भी था। वह यह जानता था कि राजपूतों से सीधे युद्ध करके हम संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि मैं इन क्षेत्रों को जीत भी लूँ, लेकिन आगे चलकर मेरे बच्चे, उनकी संतानें इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर पाए या अधिकार रख पाए, ये ज़रूरी तो नहीं। इसलिए वह यहाँ पर रिश्तेदारी बनाता है और यहाँ पर सुलह कुल की नीति लागू करके राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता है। तो अकबर को महान शासक इसलिए हम नहीं कहते कि उसने इतनी सारी युद्ध नीतियाँ जीती। हम अकबर को महान इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसने उन परिस्थितियों को अपने अधीन ले आया जो तकरीबन 450-320 साल तो दिल्ली सल्तनत के रहे 1526 तक, और 1526 से 1556 यानी कि 36, 46, 56, 30 साल, तकरीबन 350 सालों से जो लोग राजस्थान राजपूताना क्षेत्र को अपने अधीन करने के सपने बुन रहे थे, उनके सपने पूरे नहीं हो रहे थे और अकबर ने इन सारी विपरीत परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में ले आया। इसीलिए अकबर को महान कहा जाता है। अशोक को हम महान क्यों कहते हैं? अशोक ने जो कलिंग का युद्ध है, कलिंग का युद्ध उसने जीता, उसकी वह राजनीतिक ज़रूरत थी क्योंकि अशोक को पता था कि जो बिहार क्षेत्र का जो क्षेत्र है, बिहार, झारखंड वगैरह, यहाँ पर उसका साम्राज्य था मगध साम्राज्य, और भी आगे फैला हुआ था। तो यहाँ पर उड़ीसा क्षेत्र में कलिंग राजवंश था जिसकी सीमा लगती थी उससे, और वह जानता था कि उसके सभी पड़ोसियों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है कलिंग। उसने जब कलिंग को हराया, बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ। अब ये लॉजिकल बात है या इलॉजिकल बात है कि रक्तपात को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया, जबकि कहा जाता है कि उसने अपने भाइयों का कत्लेआम करके अपनी गद्दी पाई थी। जबकि राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि अशोक के सामने अब कोई और विजय नहीं थी। अशोक को बस अपने राज्य में स्थायित्व करना था। अशोक के काल में हम देखते हैं कि जैन, बौद्ध और वैदिक परंपरा अपनी अपनी सर्वोच्चता के लिए लड़ रही है। अब अशोक यहाँ पर क्या कहता है? अशोक कहता है कि भाई अब मैं युद्ध से थक गया हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा रक्तपात किया, और वह अपने भाई सुसीम के बेटे निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है। और ऐसे नैतिक आचार विचार जिसमें
हिंदू धर्म की मोक्ष की कल्पना भी हो, जिसमें जैन धर्म की अहिंसा भी हो और जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत भी हो। यहाँ पर अकबर अपने अभिलेख में अशोक अपने अभिलेख में कहता ज़रूर है कि मैं बुद्ध की शरण में आ गया हूँ, लेकिन वह पूरी तरह से बौद्ध धर्म को नहीं अपनाता है, आंशिक रूप से अपनाता है और सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर वह ऐसे आधार विचार, ऐसे आचार विचार बनाता है जो अशोक का धम्म कहलाते हैं और वह अपने काल में बनी विपरीत परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में ले आता है। तो वह बिना किसी बड़े समस्या में फंसे अपने एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य को जीत रहा है। वह अपने समय में जो धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वह उसको समाप्त कर रहा है। इसलिए अशोक भारत का सबसे महान शासक कहा जाता है। समुद्रगुप्त को हम इनकी तुलना में ज़्यादा महान क्यों नहीं करते? क्योंकि समुद्रगुप्त भले ही इनकी तुलना में कई गुना बड़ा राज्य हासिल कर रहा है, लेकिन समुद्रगुप्त के समय पर ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन अशोक, जिसके कंट्रोल में परिस्थितियां नहीं थी, उसने अपने नियंत्रण में उन परिस्थितियों को लाया और राज्य जहां पर बहुत बड़े विद्रोह की आशंका थी, उसने शांति स्थापित कर दी। इसलिए हम उसे महान शासक कहते हैं। ऐसे ही अकबर, जिसके समय पर राजपूतों के विद्रोह की ज़्यादा संभावनाएं थी, उसके पास में बहुत छोटा सा राज्य था। अफगानों के विद्रोह पे विद्रोह हो रहे थे, क्योंकि उनके जो लोदी वंश था वह समाप्त हुआ था, सूर वंश यहाँ पर अफगान वंश समाप्त हुआ था। तो अफगान भी यहाँ पर मुंह फुलाए बैठे थे कि कैसे हम मुगलों को बाहर खदेड़ें। तो इन सभी परिस्थितियों के विपरीत अकबर ने शांति स्थापित की। इसीलिए अकबर को मध्यकाल ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। हालांकि उसकी भी कई गलतियां हुई, जिसके कारण अब हर व्यक्तित्व की कुछ ना कुछ गलतियां होती ही। अब उन्होंने उनका मूल क्षेत्र जो बदन जागीर था राजपूतों का, उन्हें वापस लौटाया। धार्मिक क्षेत्र में उनके अधिकारों को मान्यता दी, उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और वह ऐसा क्यों कर रहा है? तो देखिए, अकबर धार्मिक दृष्टि से उदार था तथा राजपूतों के प्रति उसकी नीति सुलह और कुल के सिद्धांत पर आधारित थी। अकबर की राजनीतिक आवश्यकता भी यहाँ पर थी कि उसको राजपूत क्षेत्र को जीतना था, क्योंकि बिना वह इन क्षेत्रों को जीते भारत पर अधिकार नहीं कर सकता था और अन्य क्षेत्रों की विजयों को वह लगातार स्थायित्व नहीं दे सकता था। अब देखो, उसकी राजनीतिक आवश्यकता क्या थी? तो पहला, परंपरागत मुगल अमीर वर्ग जो समय समय पर बादशाह की संपूर्णता को चुनौती देते थे, उन पर निर्भरता कम करने और उनके विरोध में एक नए वर्ग को खड़े करने के रूप में वह देखता है कि अमीरों की जगह पर वह राजपूतों को स्थान देता है। तो यहाँ पर अकबर के दिमाग को देखो, उसके समय पर जो मिर्जा या फिर उसके परिवार के, उसके कुल के ही लोग विद्रोह करने के लिए आतुर हैं, जो सामने से मीठी मीठी बातें करते हैं और पीछे छुरा लेकर खड़े रहते हैं, उनको हटाने के लिए वह राजपूतों को उच्च वर्ग दे रहा है। इससे उसको दो फायदे हो रहे हैं। पहले, वो अमीर जो विद्रोह कर सकते थे उनके पास से पद छीनकर वह ऐसे लोगों को दे रहा है जो उसके वफादार बने रहेंगे, क्योंकि राजपूतों से अक्सर मुस्लिम शासकों ने युद्ध किया, लेकिन ये पहला शासक है जो उन्हें गले मिला रहा है, उनको सम्मान दे रहा है और उन्हें अपने राज्य में पद दे रहा है। तो इस तरह से वह राजपूतों को भी संतुष्ट कर देता है और अपने अमीरों के विद्रोह से भी बच जाता है। राजपूतों की शक्ति का उपयोग करते हुए फिर वह साम्राज्य निर्माण करता है। हम देखते हैं मानसिंह जैसे बड़े योग्य सेनापति उसके दरबार में रहते हैं, जो उसके कहने पर महाराणा प्रताप जैसे प्रसिद्ध और महान राजपूत सेनापति के खिलाफ भी लड़ने के लिए चले जाते हैं। और उसके साथ में जाते हैं कौन? सलीम, शाहजहाँ। तो यहाँ पर इसी तरह से जो महाराणा प्रताप है, उनके तरफ से भी एक मुस्लिम सेनापति रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना होकर राजपूत और अकबर, इन दोनों की जो लड़ाई होती है महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच की, ये लड़ाई होती है सत्ता की लड़ाई। अब यहाँ पर होता है ये वीडियो समाप्त, जहाँ पर हमने अकबर की राजपूत नीति समझी, जहाँ पर हमने समझा अकबर की जो आइन ए दहसाला व्यवस्था है वो हमने समझी। अब देखते हैं वो चार भूमि जो दस्तूर ए आमिल नाम से जिनको विभाजित किया गया था, वो हमको याद है क्या नहीं। तो सबसे पहली भूमि थी जो थी वह थी पोलाज, जो सबसे उच्च थी। फिर थी चाचर भूमि, और फिर बंजर भूमि थी, पोलाज, चाचर, और फिर एक और क्या थी यार, मैं खुद भूल गया। यहाँ पर देखो, पोलाज, पर्ती। अब ये पर्ती भूल जाते हैं, तो पर्ती
कि समझ लेते हैं कि परत से ही ये अच्छी उपजाऊ है और परत के नीचे सब चीनीगम पानी है। आपने कई बार देखा होगा, हम दुकान से दूध लेकर आते हैं या फिर दूध वाला दूध देकर जाता है, तो जब उस दूध को गर्म करके रखते हैं तो ऊपर जो मलाई जमती है, तो मलाई देखकर लगता है कि दूध अच्छा गाढ़ा होगा, लेकिन जैसे ही मलाई हटाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई इसमें पानी देकर गया क्या। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, पलती भूमि परत से बस उपजाऊ है, इसीलिए 4-5 साल कृषि हो रही है और फिर उसके बाद में बंजर छोड़ना पड़ रहा है। तो पोलाज, पलती और चाचर, चाचर से तो आप समझ ही सकते हो, बहुत ही कमज़ोर, और बंजर का मतलब तो आपको ही पता होगा। आज भी बंजर भूमि किसे कहते हैं हम, जहाँ पर खेती नहीं होती है, जो खेती के लायक भूमि नहीं है, उसको हम बंजर भूमि कहते हैं। तो इस तरह से भैया हमने अकबर के विषय में काफ़ी कुछ पढ़ने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो न केवल पसंद आया होगा, बल्कि आपने कुछ ना कुछ बेहतर सीखा होगा। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी गलती 2 बार नहीं कर सकती, दूसरी बार वह आपकी इच्छा से होती है, गलती नहीं। तो कोई भी गलती अनजाने में एक ही बार होती है, दूसरी बार या तो आपकी लापरवाही से होती है, या फिर आप ध्यान नहीं देते, या फिर जानबूझकर करते हैं। इसीलिए गलती होना आदमी का स्वभाव है कि आप गलती कर दोगे, लेकिन आप उस गलती पर कंट्रोल करके दूसरी बार उसे होने से अगर रोकते हो, तो आपका कैरेक्टर किस लेवल का है ये बताता है। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।